Welcome to Major HS Kalsi's बालवी एकेडमी। आई एम श्री देवेश, जो बायोलॉजी फैकल्टी। तो आज हम बेसिकली NDA 2026 का पहला जो एग्ज़ाम हुआ था जिसमें आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। NDA 2026 फर्स्ट रिटन एग्जाम बायोलॉजी PYQ। बायो के जो PYQ आए थे आपके NDA में, जो अभी 2026 का पहला एग्जाम हुआ था, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपके आगे, आपको ऑप्शन बताऊंगा, फिर हम उस पर सही आंसर टिक लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज which of the following properties of alveoli are helpful in gaseous exchange during respiration in human beings। आपको तीन स्टेटमेंट्स दे रखी मेनली, उसमें आपको बताना है कि एल्वियोलाई की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि आपके गैसेस एक्सचेंज या रेस्पिरेशन के टाइम पर आप में ह्यूमन बीइंग में हेल्प करता है। जो आपके स्टेटमेंट ठीक होंगे वो स्टेटमेंट हम करेक्ट मानेंगे, जो नहीं होगी उसको हम इनकरेक्ट। पहला क्या है, द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई इज वेरी थिन। देखो एपिथेलियल लाइनिंग जो होती है ना, मैं आपको बताता हूँ कि ये जैसे मान लो एक सिंगल एल्वियोलाई है, इसके ऊपर ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बहुत ही एक्सट्रीमली थिन होता है। ये लाइनिंग जो होती है इसको हम एल्वियोलर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही ज्यादा आपका एक्सट्रीमली थिन होता है। एक्सट्रीमली थिन क्यों होता है? ताकि गैसेस जो है वो अंदर बाहर जा पाए, ऑक्सीजन अंदर जा पाए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ पाए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा पाए, ऑक्सीजन अंदर आ पाए। ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आपके एल्वियोलाई की जो लाइनिंग होती है, एपिथेलियल लाइनिंग जो होती है, बहुत ही ज्यादा थिन होती है ताकि गैसेस एक्सचेंज हो पाए। और जो गैसेस एक्सचेंज होता है आपका, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन करवाने के लिए थ्रू मेम्ब्रेन। अगर आपके मेम्ब्रेन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। तो हाँ, डिफ्यूजन करवाने के लिए आपकी लाइनिंग बहुत ज्यादा थिन होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट आपका सही है। सेकेंड है, इलास्टिक फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द एल्वियोलर वॉल। इलास्टिक फाइबर होंगे तभी तो कहीं ना कहीं आपका जो मेम्ब्रेन है इसका कहीं ना कहीं आपका इलास्टिक हो पाएगा, कंप्रेस हो पाएगा, रिलैक्स हो पाएगा, तब तो आपके गैसेस अंदर बाहर वॉल्यूम बढ़ेगा, ज्यादा होगा। ठीक है, आपका ये भी वॉल ऑफ एल्वियोलाई सराउंडेड बाय मैनी ब्लड कैपिलरीज। देखो बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज आपके जो होते हैं ना एल्वियोलाई के आसपास होते हैं, बहुत सारे एल्वियोलाई के आसपास ब्लड कैपिलरीज होते हैं, आर्टरीज होता है, वेन्स होता है। वो क्यों करने के लिए? ताकि जो एल्वियोलाई है अपना कार्बन डाइऑक्साइड या अपना ऑक्सीजन जो है इस ब्लड वेसल्स में डाल पाए, ब्लड कैपिलरीज में दे पाए, ऑक्सीजन आपके ब्लड कैपिलरीज में दे पाए और ब्लड कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड ले पाए, तो गैसेस का एक्सचेंज कर पाए। बेसिकली इतने ज्यादा यहाँ पे कैपिलरीज इसलिए होते हैं ताकि आपका एल्वियोलाई जो है वो गैसेस एक्सचेंज आराम से कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट भी क्या आपका करेक्ट है। पूछा गया आपसे कि इन सब में से कौन सा करेक्ट है? सारे करेक्ट है, 1B 2B 3B। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, विच इज 1 2 एंड 3। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स ऑस्ट्रस साइकिल इज नॉट ऑब्जर्व। देखो दो साइकिल होते हैं हमारे, दो। एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक होता है आपका ऑस्ट्रल साइकिल। दोनों साइकिल होते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रल साइकिल को हम हीट साइकिल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि सीजनल ब्रीडर्स होते हैं बेसिकली। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल आपके प्राइमेट्स में होते हैं। प्राइमेट्स का मतलब है आपका एप लाइक स्ट्रक्चर। एप जैसे हम भी एप की तरह है, गोरिल्ला हो गया, चिंपैंजी हो गया, मंकी हो गया, जो एप के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उनको प्राइमेट्स बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपके प्राइमेट्स में पाए जाते हैं और ऑस्ट्रल साइकिल आपके नॉन प्राइमेट्स में, जो कि एप जैसे नहीं होते, जैसे कैट हो गया, काउ हो गया, डॉग हो गया, ठीक है, रैट हो गया। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो लाइनिंग होती है ना, लाइनिंग यूट्रस की लाइनिंग जो होती है, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो शेड होती है, टूट करके गिर जाती है, वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है, टूट करके गिर जाता है। लेकिन ऑस्ट्रस साइकिल में जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो रीएब्जॉर्ब हो जाती है, टूटती नहीं है।
टूटती नहीं है ये, ठीक है। जो यूट्रस की जो लाइन होती है ना, वो आपके ब्लड की जो लाइनिंग होती है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं दोबारा से। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, हम देखेंगे कि कौन सा इसमें से है जिसमें बेसिकली आपका ऑस्ट्रोसाइकिल नहीं होता। देखो काउ में ऑस्ट्रोसाइकिल होता है क्योंकि क्या है, आपका नॉन प्राइमेट है। काउ में होता है, रैट में होता है, टाइगर में होता है, लेकिन हमें क्या पूछा है, हमें ये पूछा है ना जिसमें नहीं होता। डी कट हो गया, सी कट हो गया, ए कट हो गया। लेकिन मंकी किस में आता है, मंकी आपके प्राइमेट्स में आते हैं ना, मंकी किस में आते हैं, आपके प्राइमेट्स। इसका मतलब क्या है कि इनके पास ऑस्ट्रल साइकिल नहीं मिलेगा देखने को, जो कि सही बात है। तो आपका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज in plants is usually without protoplast and regarded as dead cells। इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऐसे टिश्यू होते हैं जिनके पास प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता और उनको जनरली डेड कंसीडर किया जाता है, डेड, ठीक है। कॉलन काइमा, देखो कॉलन काइमा लिविंग होते हैं, पैरेन्काइमा भी लिविंग होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा भी आपके लिविंग होते हैं, इनके पास प्रोटोप्लास्ट भी पाया जाता है। लेकिन एक होता है आपका स्क्लेरन कायमा जो कि आपके डेड सेल से मिलकर के बना है, डेड सेल से मिलकर के बना है। ये आपका एक टाइप का परमानेंट टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू होता है। और ये क्या होता है, अगर डेड सेल है तो कुछ फंक्शन मेनली कर नहीं पाएगा, तो क्या काम करता है, एक लेयर एक्यूमुलेट हो गई, उसके ऊपर एक और लेयर एक्यूमुलेट हो गई, उसके ऊपर एक और प्रोटेक्टिव लेयर एक्यूमुलेट हो गई। ऐसे करते करते एक मोटी ना प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है। प्रोटेक्टिव लेयर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो आपका बार्क होता है, जैसे आपके कोकोनट का शेल हो गया, वॉलनट का शेल हो गया, सब किससे मिलकर के बने होते हैं, आपके स्क्लेरन कायमा से मिलकर के बने होते हैं, क्योंकि ये डेड सेल्स होते हैं आपके और इनके पास प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट आपका बेसिकली नहीं होता, ठीक है। सही ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन सी। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपका, इन विच सेल डज द फर्स्ट म्यूटिक सेल डिवीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो क्या बोला गया कि कौन से आपके सेल डिवीजन में आपका स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में, कौन सेल डिवीजन में आपका फर्स्ट म्यूटिक सेल डिवीजन होता है। पहले तो आप समझो होता क्या है म्यूटिक सेल डिवीजन का मतलब क्या है कि एक सेल अगर आपके 4 सेल में डिवाइड होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं, या फिर मियोटिक भी बोल सकते हो आप, एक ही बात है। इसमें दिक्कत क्या होती है, अगर जो आपका एक सेल इसके पास क्रोमोसोम नंबर 2n है, मतलब अगर ये डिप्लॉइड है, मतलब पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो इसके 4 सेल जो बनेंगे वो हैप्लॉइड बनेंगे, n n n n 4 जो बनेंगे क्या बनेंगे, आपके हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। तो पूछा गया आपका, ये होता है आपका म्यूटिक डिवीजन। अगर एक सेल से 4 सेल में आपका डिवाइड हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका बेसिकली म्यूटिक डिवीजन बोलते हैं, मियोसिस बोला जाता है उसे, ठीक है। और ये मेनली किस में देखा जाता है, म्यूटिक डिवीजन किस में देखा जाता है आपका, सेक्सुअल सेल्स में या रिप्रोडक्टिव सेल्स में, रिप्रोडक्टिव सेल्स में देखा जाता है। बाकी नॉर्मल हमारी पूरी बॉडी में आपके माइटोसिस होता है या माइटोटिक कह सकते हो, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन कह सकते हो आप। लेकिन सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव सेल्स में हमारे क्या होता है, आपका मियोसिस या म्यूटिक होता है, ठीक है। तो पूछा गया कि आप देखो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटो, 2 वर्ड से बना स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस 2 वर्ड है इसमें। जेनेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है आपका, फॉर्मेशन, और स्पर्मेटो का मतलब क्या होता है आपका, स्पर्म। स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म की जो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जो कि आपके सार्टोली सेल्स में होता है ये, ठीक है। अब होता क्या है, आप अगर देखोगे पूछा गया कि कौन सा ऐसा सेल डिवीजन है जो कहाँ पाया जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में, जिसमें आपका क्या होता है, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होता है, ये वाला डिवीजन होता है फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन। ना तो स्पर्मेटोगोनियम में होता है, ना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होता है, ना होता सार्टोली सेल्स में, वो होता है आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, जिसमें आपके एक सेल जो होते हैं, जिसमें आपके एक सेल जो होते हैं मेनली वो आपके 4 सेल में डिवाइड हो जाते हैं। एक सेल जो होता है वो आपके 4 सेल में डिवाइड हो जाता है, और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है आपका, बेसिकली जिस प्रोसेस, ये सारे जो प्रोसेस है ना, सारे जो आपके एक बी सी जो सारे के सारे जो आपके ये पार्ट हैं, या किस प्रोसेस के पार्ट होते हैं, आपके स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के पार्ट होते हैं। और हमें जो पूछा गया है कि फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कौन से पार्ट में होता है, वो होता है आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, ठीक है।
तो सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। इसमें साइटोलॉजी का क्वेश्चन आया दोबारा से, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू सेल एंड स्ट्रक्चर। सेल और स्ट्रक्चर के बारे में आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, 2-3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऑल सेल्स पोजेस सेल वॉल, क्या सभी सेल्स के पास सेल वॉल होता है क्या? वैसे प्लांट सेल के पास होता है, बैक्टीरियल के पास होता है, फंगल के पास होता है, लेकिन एनिमल सेल के पास नहीं होता। ये ऑप्शन क्या आपका इनकरेक्ट है। ऑल सेल्स हैव राइबोसोम्स प्रेजेंट इन इट, दो टाइप के सेल्स होते हैं हमारे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है, सभी सेल्स के पास राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। ऑल सेल्स हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, क्या सभी सेल्स के पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है क्या? देखो दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, होता है हमारा यूकैरियोटिक, दो टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, प्रो और यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स के पास तो न्यूक्लियस होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब है आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल के पास आपका न्यूक्लियस नहीं होता, सबके पास तो नहीं है बेसिकली। तो ये ऑप्शन क्या आपका इनकरेक्ट है। ऑल सेल्स हैव लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन देम, क्या सभी सेल्स के पास लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है? सभी सेल्स के पास, वायरस का भी तो सेल होता है लेकिन उसके पास तो आरएनए प्रेजेंट होता है, वायरस में तो डीएनए मेनली देखा ही नहीं जाता, तो वायरस के पास तो आरएनए प्रेजेंट होता है मेनली, डीएनए नहीं होता इनके पास। तो ये ऑप्शन क्या आपका इनकरेक्ट। फर्स्ट गलत है, थर्ड गलत है, फोर्थ गलत है, तो करेक्ट कौन सा है आपका? एक ही तो करेक्ट है आपका, क्या? सेकंड ओनली, दिस इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अगर आप देखोगे तो उसमें बोला गया है क्या, ऑल सेल्स हैव राइबोसोम्स प्रेजेंट। देखो राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। बेसिकली राइबोसोम्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बाय प्रोवाइडिंग साइट और यू कैन से सरफेस एरिया, इट इज प्रेजेंट ऑन द बेसिकली RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइबोसोम की फॉर्मेशन कौन करवाता है आपका? न्यूक्लियोलस करवाता है आपका, ठीक है। सही ऑप्शन क्या आपका इसमें? आपका ऑप्शन बी, जो कि आपका सेकंड ओनली, सेकंड ही है जो कि आपका सही स्टेटमेंट है, बाकी सारे इनकरेक्ट है। Which part of the plant or flower contribute in the form of false fruit like apple? फ्लावर या प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो कि फॉल्स फ्रूट बनाने में हेल्प करता है? हम स्टेटमेंट देखते हैं अभी आपका। पेटल्स है, सेपल्स है, स्टेमन है, थैलेमस है, तो क्या लिखोगे इसके बारे में? पेटल क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं थोड़ा सा। देखो जैसे आपका फ्लावर है, फ्लावर का आपका ना डाइसेक्शनल हुआ, मैंने डाइसेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। तो क्या बोला गया कि फ्लावर का कौन सा ऐसा पार्ट जो कि फॉल्स फ्रूट बनाने में हेल्प करता है? पेटल्स क्या हो गए? पंखुड़ी, तो पंखुड़ी तो आपके फॉल्स फ्रूट बनाने में हेल्प नहीं करते, तो कहीं ना कहीं आपका पेटल्स क्या आपका इनकरेक्ट है। सेपल्स क्या है? जो बेस के नीचे ये फ्लावर जो लीफ टाइप के होते हैं सेपल्स, सेपल्स भी आपके फॉल्स फ्रूट बनाने में हेल्प नहीं करते, तो ये ऑप्शन में क्या आपका इनकरेक्ट है। स्टेमन, स्टेमन का मतलब क्या होता है? मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इंक्लूड्स एंथर एंड फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? आपका स्टेमन बोलते हैं। ये भी हेल्प नहीं करता आपका फॉल्स फ्रूट बनाने में, तो क्या क्या होगा आपका? कैंसल। एक ही बचा आपका एलिमिनेशन से, मतलब बना आपका थैलेमस। थैलेमस क्या होता है? आपका जो बेसल पार्ट होता है ना फ्लावर का, थैलेमस, जो कि आपके पूरे फ्लावर को पैक करके रखता है, जो कि आपके पूरे फ्लावर को ऐसे पैक करके रखता है नीचे की तरफ से, डार्क ग्रीन कलर का जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? थैलेमस। थैलेमस ही बेसिकली क्या करता है आपका फॉर्मेशन में, फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जैसे कि आपका एप्पल हो गया, कैश्यू हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये सब आपके फॉल्स फ्रूट होते हैं। और किससे बनते हैं? आपके सारे के सारे आपके थैलेमस वाले पार्ट से बनते हैं। थैलेमस आपका ये वाला पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक है। फ्लावर के नीचे वाला पार्ट होता है क्या आपका? थैलेमस। तो सही ऑप्शन क्या आपका? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन है।
ठीक है, फॉल्स फ्रूट में एप्पल आता है और क्या आता है इसमें आपका क्या आता है, स्ट्रॉबेरी आता है, कैश्यू आता है, ये सभी के सभी थैलेमस से मिलकर के बने होते हैं, थैलेमस, थैलेमस से मिलकर के अगर फ्रूट बनेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। ठीक है, in which of the following parts of organism the process of gases exchange during respiration does not take place। चार ऑप्शन दे रखा है आपको इसमें और पूछा गया कि कौन सा ऐसा पार्ट होता है ऑर्गेनिज्म के जहां पे गैसेस एक्सचेंज नहीं होता, गैसेस एक्सचेंज नहीं होता। बच्चों को ये समझ नहीं आया मुझे लगता है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इसमें गलत ऑप्शन अभी भी टिक लगा रखा था। क्या मतलब जो बेसिकली आपको मालूम नहीं होता ना वो आप गलत टिक लगा देते हो, आप इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते थे। देखो अर्थवॉर्म का जो स्किन क्यूटिकल्स होता है उसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है, मॉइस्ट स्किन जो होता है, स्किन क्यूटिकल जो होता है उससे गैस एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज होता है। लेकिन हमें इससे क्या पूछा गया, नॉट, तो ये ऑप्शन क्या था आपका, इनकरेक्ट। एल्विलाई ऑफ ह्यूमन से भी आपका होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, मैंने आपको बताया भी हुआ है पहले। जैसे ये आपका क्या है, एल्विलाई, इसके थ्रू गैसेस अंदर बाहर आते हैं, गैसेस अंदर बाहर जाते हैं, तो एक्सचेंज तो हो रहा है, ये होता है, लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या नहीं। आपको कंफ्यूजन क्या था ब्रोंकाई और गिल्स में, तो बहुत से बच्चों ने रेस्पिरेशन में अच्छा खासा पढ़ा कि जो आपका ब्रोंकस होता है, लंग्स का जो ब्रोंकाई या ब्रोंकस होता है बेसिकली, वो तो एक पैसेज है ना, वो तो एक रास्ता, एक पैथवे है। आपका ब्रोंकस क्या होता है, ये तो एक पैसेज होता है, रास्ता होता है ना। पैसेज का मतलब अलग है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब अलग है। पैसेज का मतलब हो गया रास्ता, कि यहाँ से आपका एयर जा रहा है जिसमें आपका ऑक्सीजन रिच है, लेकिन यहाँ पर आपका मतलब क्या था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या था कि यहाँ पर आपके गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, रास्ते से नहीं जा रहा, एक्सचेंज हो रहा है। सब लोगों ने, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने क्या करा, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने जो टिक लगाया उसको लगाया गिल्स ऑफ पाइला के ऊपर। ठीक है, लेकिन इसमें होना क्या था, इसमें होना था आपका ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई तो रास्ता है ना भाई, ट्यूब है, ये रास्ता है, तो यहां से गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा, यहां से गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा, यहां से गैसेस एक्सचेंज होगा ही नहीं, ये तो रास्ता है जाने के लिए, गैसेस यहां से बस जाता है। गिल्स के और पायला में गिल्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन होता है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन आपका क्या गलत है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या है, ब्रोंकाई ऑफ ह्यूमंस, कि ब्रोंकस के थ्रू आपके गैसेस एक्सचेंज नहीं होता, वो आपके एल्विलाई के थ्रू होता है। वो क्या होता है, आपके एल्विलाई के थ्रू होता है हमारे में, ह्यूमन में। सही ऑप्शन क्या था आपका, ऑप्शन बी। Which one of the following parts of ovule possess reserved food? देखो ओव्यूल क्या होता है आपका, जैसे मान लो ये आपका स्टाइल है, स्टिग्मा ओवरी, ये हो गया आपका ओव्यूल, ये क्या हो गया आपका, एम्ब्रियो सैक बोल लो या ओव्यूल बोल लो, एक ही बात है। तो न्यूज देखो इसमें क्या होता है, इंट्यूगमेंट्स है, फ्यूनिकल है, न्यूज चलेजा है या न्यूसेलस है। चलेजा आपका ऊपर वाला पार्ट होता है, ये आपका माइक्रो पायलट होता है नीचे वाला पार्ट। ठीक है, माइक्रो पायलट। इंट्यूगमेंट्स फोल्डिंग होते हैं, फिनिकल और चलेजा और न्यूसेलस। देखो न्यूसेलस, न्यूसेलस आपके ओव्यूल में ऐसा पार्ट होता है, न्यूसेलस आपके ओव्यूल में ऐसा पार्ट होता है जो कि आपका फूड रिजर्व करके रखता है, किसके लिए, आपके डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक के लिए। वही क्वेश्चन पूछेगा आपका कि कौन सा पार्ट होता है ओव्यूल का जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, आपका फूड, रिजर्व फूड, तो वो क्या होता है आपका न्यूसेलस। न्यूसेलस आपका ऐसा पार्ट होता है बेसिकली जो कि आपके डेवलपिंग ओव्यूल के लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक के लिए क्या रखे रखता है आपका वो खाना। तो सही ऑप्शन क्या आपका, ऑप्शन डी, न्यूसेलस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following respiratory volumes of human lung is the lowest? सबसे लोएस्ट क्या होता है आपका रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है। तो पहली बात तो आप देखो कि आपका जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कह सकते हो कि अगर मैं सांस लिया, बहुत नॉर्मल सांस लिया मैंने, जो बहुत सबसे नॉर्मल सांस लिया उसको मैं क्या बोलूंगा, टाइडल वॉल्यूम। या नॉर्मल सांस रिलीज करूंगा, नॉर्मल इनहेलेशन या एक्सहेलेशन में करूंगा उसको मैं बोलूंगा क्या, टाइडल वॉल्यूम।
ठीक है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है मेरा, 500 ml से लेकर के 600 ml होता है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, टाइडल ml, मतलब टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। नॉर्मल जो मैं इनहेल करता हूँ एक्सहेल करता हूँ, मैं कितना करूंगा आपका 500 ml आपका इनहेल एक्सहेल करूंगा। इसके बाद भी आपका जो एक्सहेल करने, जैसे मैंने एक्सहेल करा, एक्सहेल करने के बाद भी जो मेरे लंग्स में आपका वॉल्यूम बचा एयर का, एक्सहेल करने के बाद जो बचा कुछ रेजुअल का मतलब बचा कुछ तो होता है, एक्सहेल करने के बाद भी जो बचा कुछ एयर बचा हुआ है मेरे लंग्स के अंदर, उसको मैं क्या बोलूंगा, आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है आपका क्या होता है, लगभग लगभग आपका 1100 ml से लेकर के 1200 ml के आसपास होता है आपका। ठीक है। एक होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जैसे मैंने एक बार नॉर्मल सांस लिया, जैसे एक बार मैंने नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम करा, मैंने एक बार नॉर्मल इनहेल करा, क्या मैं और भी सांस ले सकता हूँ फोर्सफुली, और भी इंस्पायर कर सकता हूँ क्या, मतलब इनहेल कर सकता हूँ, जैसे मैंने नॉर्मल सांस लिया से, फिर मैंने क्या करा, फोर्सफुली एक और मैंने और जोर से सांस लिया, ये हो गया क्या मेरा, ये क्या हो गया मेरा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या है कि एक बार नॉर्मल सांस लेने के बाद क्या आप फोर्सफुली और इनहेल कर सकते हो, वो क्या होता है आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, IRV के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है आपके 2500 ml से लेकर के 3000 ml तक होता है, मतलब 2.5 से 3 लीटर के आसपास तक आप इनहेल कर सकते हो जबरदस्ती। ठीक है। लास्ट क्या होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जैसे मैंने एक बार नॉर्मल सांस छोड़ा, नॉर्मल मैंने एक्सहेल करा, तो क्या उसके बाद मैं और फोर्सफुली एक्सहेल कर सकता हूँ क्या, हाँ कर सकता हूँ। नॉर्मल मैंने सांस छोड़ा, मैं और भी फोर्सफुली कर सकता हूँ, तो ये क्या हो गया मेरा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भी लगभग आपका 800 ml से लेकर के 1200 ml के आसपास तक का होता है, 800 ml से लेकर के 1200 ml के आसपास तक का होता है। इसमें सबसे ज्यादा लोएस्ट कौन सा है, जिसके पास सबसे कम वॉल्यूम है, क्या वो रेजिडुअल वॉल्यूम है, नहीं। क्या वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, नहीं। क्या वो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, नहीं। सबसे कम क्या होता है आपका टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल जो हम सांस लेते हैं और सांस रिलीज करते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। तो सही ऑप्शन क्या है आपका इसमें, ऑप्शन बी। ठीक है। Which one of the following walls guards the opening between right ventricle and the pulmonary artery? अगर मैं आपको बताऊं, 4 होते ना हमारे, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ये आपके 4 चेम्बर्स होते हैं। राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है आपका क्या, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि कहां पर जाती है, आपके लंग्स के पास जाती है, और क्या कैरी करता है आपका, क्या कैरी करता है आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड। क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्स गार्ड्स द ओपनिंग बिटवीन राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो ओपनिंग कंट्रोल करता है, ओपनिंग जो कंट्रोल करता है, वो ओपनिंग कौन कंट्रोल करता है बेसिकली, आपका बाइकस्पिड वॉल्व। देखो बाइकस्पिड वॉल्व कहां पर होता है आपका, बाइकस्पिड वॉल्व आपके लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड की ओपनिंग कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन में नहीं होगा। ट्राइकस्पिड वॉल्व आपके राइट साइड की, राइट एट्रियम से राइट साइड में जो ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, कौन कंट्रोल करता है, आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये ऑप्शन क्या आपका इनकरेक्ट है। बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम होता है आपका मिट्रल वॉल्व, ये इसी का दूसरा नाम है, इसी वॉल्व का दूसरा नाम है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका इनकरेक्ट हो गया। एक बचा क्या आपका सेमील्यूनर वॉल्व, सेमील्यूनर वॉल्व ये आपका सही ऑप्शन है। सेमील्यूनर वॉल्व की जो लोकेशन होते हैं कहां पे होते हैं, बिटवीन राइट वेंट्रिकल, बिटवीन राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, यहां पे प्रेजेंट होता है आपका सेमील्यूनर वॉल्व। और ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है आपका सेमील्यूनर वॉल्व, क्या काम करता है, इट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ द ब्लड, इट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। ये आपके ब्लड को ना, ये आपके ब्लड को बैकफ्लो होने नहीं देता बेसिकली। ठीक है, अगर आपका ब्लड बैकफ्लो होगा तो कहने क्या कह सकते हो, आपके हार्ट में कंजेशन आ सकता है, आपको दिक्कत हो सकती है, आपके हार्ट के वॉल्स में, यहाँ पे जो वॉल होता है ना, सेप्टम जो होता है, सेप्टम, इसमें दिक्कत हो सकती है, सेप्टिक वॉल में लीकेज हो सकती है, सेप्टम या सेप्टिक वॉल के बीच में। तो सेमील्यूनर वॉल्व क्या काम करता है, इट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ द ब्लड,
ब्लड का बैकफ्लो प्रिवेंट करता है ताकि बेसिकली आपने कोई भी बैकफ्लो ना और डीऑक्सीजन ब्लड आपके ऑक्सीजन से मिक्स ना हो जाए, ठीक है। सी ऑप्शन क्या आपका ऑप्शन बी। तो बेसिकली आज जो हमने क्लास करी है उसमें हमने क्या करा, एनडीए का जो बायो के क्वेश्चंस थे आपके 2026 के पहले एग्जाम में, टोटल आपके कितने क्वेश्चन आए, टोटल आपके 10 क्वेश्चंस आए, ठीक है। इसमें हमने देखा कि आपके ऑर्गन्स के ऊपर क्वेश्चन आ रखा था अच्छा खासा, सेल्स के ऊपर आ रखा था, मेनली आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए थे आपके। और इस बार जो क्वेश्चन आया था आपके से टाइडल वॉल्यूम का था, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम का क्वेश्चन था, आपके सेल के ऊपर जो क्वेश्चन थे वो तो सिर्फ यूनिक वे में क्वेश्चन पूछे गए थे, आपका उतना ज्यादा कह सकते हो आप डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एक दो आए, लेकिन सारे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे आपके, थोड़ा सा यूनिक वे में क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, थोड़ा सा कह सकते हो एक दो क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था इसमें आपका। तो एनडीए में आप देख सकते हो कि एनडीए में जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा कह सकते हो डिफिकल्ट तो नहीं होते, लेकिन हाँ आपके कॉन्सेप्चुअल हो सकते हैं। अगर आपके पास एक बेसिक नॉलेज है तो आप आराम से क्या कर सकते हो, इन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को इजिली क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो आज जो हमने क्वेश्चंस करे तो इससे आपको आइडिया हो ही गया होगा, क्योंकि पीवाईक्यू ही तो है आपका कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो होप आपको आज की क्लास में जो मैंने क्वेश्चंस करे आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद।